Okay. All right. Good morning, everybody. You all are fan on. And welcome back to this session for CMA Inter CMA CA में आपका वेलकम है. वैसा वाला CA में नहीं, CA इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं. और आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ये जो चीज छोटा सा रह गया था, इसको अब हम लोग बाद में देख लेंगे. आज हम पहले विल प्रेफर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. एंड दिस इज देखो, चैप्टर नंबर 1 है सेक्शन 1 एंड 2. चैप्टर नंबर 2 है सेक्शन 3 टू 22. चैप्टर नंबर 3 है सेक्शन 23 से लेकर के 42 तक. तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. फिर हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 3 जो 43 सेक्शन तक है. फिर हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 4 जो 44 से लेकर के 43 से लेकर आई एम सॉरी 72 तक है. 72 डिलीट कर दिया उन्होंने एक्ट में से. तो अब कौन सा आ गया? चैप्टर नंबर 5. देखो नोट्स में, इज इट चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम सेक्शन 73? हाँ जी. तो बाद से कुछ बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन में जो अभी पास हुए रिजल्ट में, वो लोग भी ज्वाइन करा है उन्होंने भी. तो बेसिक्स तो बेटा आप लोगों ने कंपनीज एक्ट का फाउंडेशन में पढ़ा ही है. उसी की बेसिस पे अब हम आगे चल रहे हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक यहाँ चैट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर दें. साथ में ब्रैकेट में लिख दें न्यू स्टूडेंट, सो दैट मैं आपकी बात को और बेहतर ढंग से समझ पाऊं. ओके, सो जस्ट फील फ्री, क्योंकि जो मैसेज आप यहाँ पोस्ट करेंगे वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा और किसी को ये मैसेज नहीं दिखता. इट्स अ डायरेक्ट मैसेज. तो अगर कोई भी छोटी बड़ी बात नहीं समझ में आए तो आप पूछिए. चलिए, तो बेटा जब आप एक कंपनी बनाते हो, क्यों बनाते हो? मोस्टली बिजनेस करने के लिए. ऐसे तो किसी भी काम के लिए कंपनी बन सकती है. चैरिटी करने के लिए भी बन सकती है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बन सकती है, स्पोर्ट्स के लिए भी बन सकती है. वो सब सेक्शन 8 में होता है. हम मोस्टली कंपनी क्यों बनाते हैं? बिजनेस करने के लिए, लॉफुल पर्पस से बन सकती है. बेटा ये एक दो बच्चे अगर ऐसे लिख दें कि नोट्स में से पढ़ाओ, तो वो उसके लिए ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है क्लास में. अब आप बार बार ऐसा ना पूछें. 10 दिन के बाद एक बार फिर वोटिंग कर लेंगे और तब उस तरह से पढ़ेंगे. मेजॉरिटी के साथ में हम ऑलरेडी चल रहे हैं. तो आप बार बार वोटिंग नहीं होगी, हर 15 दिन में एक बार होगी. तो आप 10 दिन बाद मुझसे संपर्क करना, 10-12 अप्रैल के आसपास. उस समय पे हम देखेंगे. इसलिए घड़ी घड़ी नोट्स पढ़ाओ, स्लाइड पढ़ाओ, ये आप नहीं डिसाइड करोगे, ये मैं करूंगा. आई नो कि स्लाइड से पढ़ना बेटर है और मेजॉरिटी ने उसके लिए वोट डालें, इसीलिए हम स्लाइड से पढ़ेंगे. ओके, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप साथ में नोट्स से जरूर पढ़िए, बल्कि पढ़ना ही है. जैसे ही आज मैंने जो पढ़ाया, आपको इमीडिएटली घर पर नोट से पढ़ना ही है. उसमें कोई चॉइस थोड़ी है. ठीक है, उसको रोज पढ़ना है, कोई ऑल्टरनेट डे नहीं है, कोई चॉइस नहीं है. घड़ी घड़ी इस बारे में हम बात नहीं करेंगे. मैं जानता हूं पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं. हम सबसे पहले स्लाइड में से चीजें समझेंगे, आप उसको जरूर नोट डाउन करिए. जब आप स्लाइड से नोट डाउन करें तो ऐसे फॉर्मेलिटी में नोट डाउन ना करें, बल्कि सिस्टमेटिक बॉक्स बना करके, कलरफुल बना करके नोट करिए, ताकि आपकी खुद की कॉपी इतनी सुंदर बने कि बाद में आपको उसको पढ़ने की इच्छा हो जाए. जब कोई चीज मैं यहां आपको पढ़ा दूं, उसके बाद आपको घर पर, मतलब क्लास आवर्स के बाद में, नोट्स में से कंपल्सरीली
डेली ईमानदारी से रीड करना है। ध्रुव, लगता है आप पढ़ते नहीं हो नोट से, इसलिए ऐसा लिख रहे हो, तो पढ़ा करो बेटा। और जो डाउट्स आए वो अगले दिन यहाँ चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए कि मुझे ये डाउट्स हैं, तो बिल्कुल हम उनको सॉल्व करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। 10 दिन पुराने डाउट मत लेकर के आना। जो आज पढ़ा है वो डाउट नोट से पढ़ने के बाद कल पूछ सकते हो आप। अभी इमीडिएट तो पूछ ही सकते हो, बट कल भी पूछ सकते हो आप। ठीक है बेटा? ओके, चलिए। इतना टाइम नहीं मिलता है आपको, तो फिर बेटा अब आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा करो बेटा, ऐसा नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा टाइम इकट्ठा कहीं भगवान आपके टाइम नहीं बढ़ा देंगे कि यार सबके 24 घंटे हैं और तुम्हारे 36 कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो टाइम मिलना है वो इसी के बीच में से मिलना है। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्लानिंग एंड इट्स अबाउट योर पावर, कि आपके अंदर कितना पावर है। 10-10 मिनट के गैप भी मिलते हैं, उसमें भी जो बच्चे पढ़ लेते हैं ना, उनको टाइम मिलता है ढेर सारा। तो ऐसा है सर, वो मेरे पास ना तो प्लानिंग है ना पावर है, और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मेरे पास ना विलिंगनेस ही नहीं है। अच्छा, ओ ये प्रॉब्लम है। अगर किसी के साथ 100 में से एक बच्चे के साथ ऐसा भी हो सकता है, तो फिर वो 2 ग्रुप ना देने की जगह 1 ग्रुप दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नो मोर हिंदी जिसको एग्जाम से देना हो स्लाइड। बेटा हिंदी के लिए हिंदी और इंग्लिश में स्लाइड्स पे की पॉइंट है। बहुत अच्छी बात पूछी अजय आपने। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, कितने यहाँ पे हाथ उठाएंगे इस क्लासरूम में? कि एवरेज 2% स्टूडेंट होते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो सारे टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जैसे प्राइवेट कंपनी में मैंने क्या लिखा स्लाइड पे, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम 200 मेंबर, शेयर ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन। यही तो की पॉइंट उठाना है, आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश, की पॉइंट यही रहेंगे। और जब आप हिंदी में आंसर लिख रहे हो तो टेक्निकल वर्ड्स आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये जो मैंने अभी बोला ना, जब आप हिंदी में आंसर लिख रहे हो तब टेक्निकल वर्ड्स आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये भी तो मिक्स्ड लैंग्वेज थी। मैंने थोड़ी बोला आपको कि जब आप हिंदी भाषा में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं उस समय तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल आंग्ल भाषा में कर सकते हैं, नहीं कहा ना बेटा? तो ऐसे अजय, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आपको तकलीफ है, तो एक बार आके मिल लें। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है। आज तक भी फाउंडेशन में भी पास हुआ हो जाए, डायरेक्ट एंट्री से हो। चलो आज थोड़ी बात कर ही लेते हैं 1-2 बच्चों से। अजय, डायरेक्ट एंट्री से हो क्या कि फाउंडेशन से हो? पता नहीं बच्चे को शायद, बट फाउंडेशन में भी 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं शायद। कौन से? अकाउंट्स और लॉ। तो लॉ में आपने आंसर लिखे होंगे तभी पास हुए होंगे ना अजय? तो कैसे लिखे थे लॉ में आंसर? शुद्ध हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। सब बहाने बेटा, एक चीज ध्यान रखो, रटा हुआ होना चाहिए लॉ में, बस वही काम आएगा। बाकी जितने आप आवरण ओढ़ लें, मेरा तो हिंदी मीडियम है, मेरे तो ये है, मेरे को तो टाइम नहीं मिलता है, वो सब बेकार बातें। ओके ओके ओके, नो मोर एक्स्ट्रा टॉक्स नाउ। थोड़े अब हम फोकस करें कि हम लोग एक कंपनी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिजनेस करने के लिए। उस कंपनी में बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? सर हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे। वेरी नाइस। इक्विटी शेयर इश्यू करने का एक फायदा है, जिंदगी भर इनको एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है, रिडम्पशन तो करना ही नहीं है, ऊपर से डिविडेंड देना भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है सर। दूसरा रास्ता,
सर हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देंगे। बड़ी पब्लिक कंपनियां कम इशू करती है, छोटी प्राइवेट कंपनियां, छोटी पब्लिक कंपनियां इशू करती है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में भी लंबे समय के लिए आपके पास पैसा रहता है, पर इक्विटी शेयर में ना एक नुकसान होता है कि जिसको आप इक्विटी शेयर इशू करोगे उसको आप दखलंदाजी करने का राइट दे दोगे, और प्रेफरेंस शेयर के पास में ये राइट यूजुअली नहीं होता। तीसरा रास्ता क्या है? सर मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा, इसमें दखलंदाजी जीरो, इनको राइट टू वोट कभी आएगा ही नहीं। बट क्या ये हमेशा सिर पे सवार रहेंगे? मेरा 6 महीने का ब्याज देना है तो देना पड़ेगा, साल का ब्याज देना पड़ेगा, रिडम्पशन करना पड़ेगा। तुम्हारी कंपनी चले नहीं चले, सेल कम हो ज्यादा हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, आप बता सकते हैं इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में क्या सिमिलरिटी है तीनों में? तीनों सिक्योरिटीज हैं एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तीनों क्या है? सिक्योरिटी है। इन तीनों में एक सर्टिफिकेट फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली इश्यू होता है जो इजीली ट्रांसफरेबल होता है, कि मैंने शेयर तो अलॉट करे थे आशुतोष को, लेकिन बाद में पता चला कि डिविडेंड देने की बारी आई तो फियांशु मेरी कंपनी का शेयर होल्डर मिला। अरे सर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आशुतोष ने अपना शेयर फियांशु को ट्रांसफर कर दिया। तो इक्विटी शेयर ट्रांसफरेबल है, डिवेंचर्स ट्रांसफरेबल है, प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफरेबल है, तीनों ही सिक्योरिटी है, ट्रांसफरेबल है। लेकिन कंपनियों के लिए एक और मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है जो ट्रांसफरेबल नहीं होता है, और इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर अक्सर ही लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अब जब हम जिस सोर्स की बात करने जा रहे हैं, ना तो वो ट्रांसफरेबल है और ना ही वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, और उसको कहते हैं बेटा डिपॉजिट। क्या कहते हैं उसको? जैसे बैंक एफडी लेता है ना लोगों से, ऐसे कंपनीज भी लोगों से क्या ले सकती है? एफडी ले सकती है, और इसी एफडी को हम क्या कहते हैं? डिपॉजिट कहते हैं। बट बेटा बैंक एफडी लेता है ना तो आरबीआई उसके सिर पे सवार है। बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, बैंक को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, बैंक को स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना पड़ता है, बैंक का रेवेन्यू ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, कॉन्करेंट ऑडिट होता है, आरबीआई इंस्पेक्शन होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, ब्रांच ऑडिट होता है। बैंक को तरह तरह के रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। बैंक तो एकदम पूरा टाइट कंट्रोल में होता है आरबीआई के, तो भी डूब रहे बैंक, बताओ। अब ये कंपनियां तो छुट्टी हैं, ये एफडी लेने लग जाए, लोगों से ले लेके और पैसे खा जाए, ना चुका पाए, डिफॉल्ट कर दे। इसलिए कंपनीज एक्ट ने बोला यार देखो तुम एफडी ले रहे हो ना, तो यार ये तुम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो इसके लिए अब तुमको जो है थोड़ा सा ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि नियमों का पालन करना पड़ेगा। डिपॉजिट ले रहे हो तो काफी सारे नियम हैं, वो हम पढ़ते हैं। अब क्या बेटा, ये सारे नियम ना बिखरे हुए हैं, कुछ सेक्शन 73 में दिए हैं। ये चैप्टर छोटा सा है, इसमें एक तो सेक्शन 73 पढ़ेंगे हम, एक 76, अरे सर 74 75 कहां गई, वो अब काम की नहीं रही। 73, 76 और 76A, और जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो, बस ये 4 चीजें हमको पढ़नी है। छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। सेक्शन 73 और 76, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट। अच्छा ये सब इतना स्कैटर्ड है ना, ये पढ़ो तो समझ में नहीं आता, तो मैंने इनके एक सब कंपैरेटिव चार्ट बना दिया। कंपैरेटिव चार्ट बन जाता तो कंट्रास्ट करके आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि क्या है। ऐसा चार्ट आपको एक्ट में नहीं मिलेगा, नोट्स में पढ़ोगे ना उसमें ये चार्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन तो हो ही नहीं पाएगा, सब अलग अलग पढ़ लोगे। ये हाथी की पूंछ है, ये हाथी की सूंड है, ये हाथी का पैर है, पर पूरा हाथी कभी नहीं समझ में आएगा कि ये हाथी है, वो इस कंपैरिजन से समझ में आएगा। ओके,
डिपॉजिट लेना चाहते हो तो देखो यहां पर एक तो होती है एलिजिबल कंपनीज, दूसरी होती है अदर पब्लिक कंपनीज, और तीसरी होती है प्राइवेट कंपनी। इन तीनों के लिए रूल्स अलग अलग है। प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट ले तो अलग नियम है, पब्लिक कंपनी डिपॉजिट ले तो अलग नियम है। फिर पब्लिक कंपनी को भी दो हिस्से में बांट दिया, एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एक अदर पब्लिक कंपनी। ठीक है सर। सर ये नया ही क्लासिफिकेशन आप लाए, पहले तो अपन पढ़ते थे दो होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ये क्या नया लाया, यहां एक प्राइवेट और एक पब्लिक। फिर पब्लिक में एलिजिबल कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी। ऊपर का दिख नहीं रहा है, स्क्रीन कट गई है। अच्छा बेटा, ये लोग रोज क्या करते हैं, यहाँ मैं सेटिंग करके जाता हूँ और एक आदमी को इन्होंने रखा है नौकरी पे, वो आता है सारी सेटिंग बिगाड़ के चला जाता। कोई है जो इसको इंटेंशनली करता है। मतलब ऐसा ही लगता है मुझे। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको ठीक करने का। आई होप अब देखने लग गया होगा ऑनलाइन वाले बच्चों को। एलिजिबल कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सर ये कैसा क्लासिफिकेशन है? अरे भाई लॉ ने इनके लिए अलग अलग नियम बनाए हैं तो इसलिए मैंने इनको ऐसा क्लासिफाई कर दिया। डेफिनेशन। सो क्या मतलब आपका एलिजिबल कंपनी से? सार्थक बाद में बेटा। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। नेटवर्थ में बताए क्या आता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है, और सारे रिजर्व्स आते हैं, फिर चाहे वो फ्री हो या रेस्ट्रिक्टेड हो। ये कहलाती है नेटवर्थ। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ या तो 100 करोड़ रुपए हो या उससे ज्यादा, या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी सेल्स 500 करोड़ रुपए हो या उससे ज्यादा। नोटिस करें आपने बीच में और लिखा है, और दो में से एक भी शर्त पूरी हो गई तो आप एलिजिबल हो जाओगे। किस चीज के लिए एलिजिबल वो पढ़ते हैं अभी हम आगे। दो में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, यू विल बिकम एलिजिबल। सर अदर पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, मतलब जिसकी नेटवर्थ भी 100 करोड़ से कम है और साथ में जिसकी सेल भी 500 से कम है। और प्राइवेट कंपनी तो खैर प्राइवेट कंपनी, उसमें अलग से कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एलिजिबल कंपनी पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकती है, पब्लिक एट लार्ज। जैसे बैंक में कोई भी एफडी कर सकता है ना, जरूरी नहीं है कि वो बैंक का शेयर होल्डर हो तो ही बैंक में एफडी करेगा। डू यू नो दैट? सर मेरे को आईसीआईसीआई बैंक में एफडी करनी है तो क्या पहले मैं शेयर खरीदूं? अरे नहीं, आप जाओ और ऐसे ही एफडी कर दो। पब्लिक से डिपॉजिट लेती है बैंक, तो ये एलिजिबल कंपनीज भी पब्लिक से डिपॉजिट्स ले पाएगी, एफडी ले पाएगी। और मेंबर से तो खैर ले ही सकती है, अपने ही शेयर होल्डर्स से। अदर पब्लिक कंपनीज, इनको पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है कि यार तुम छोटी मोटी पब्लिक कंपनी हो, तुम्हारे बस का नहीं है,
और प्राइवेट कंपनी ये भी सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। जो बच्चे आज से आए हैं मैं उनको बता देता हूं कि आज हमने एक नया चैप्टर चालू करा है, इसका पिछले वाले चैप्टर से लिंक नहीं है। हाँ, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, एक विद शेयर कैपिटल, एक विदाउट शेयर कैपिटल। ऐसी जो बेसिक बातें हैं जो आपने फाउंडेशन में पढ़ी थी उसको एक बार क्विकली रिव्यू कर लीजिएगा बेटा, बस। बाकी जो चीजें हैं ये आज एक नया चैप्टर चालू हुआ है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप डाउट पोस्ट करते समय लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट। ऐसे लिंक नहीं है कि पिछला सेक्शन डिवेंचर का था उससे ये लिंक है, नहीं, वो अलग बात थी, ये अलग। लॉ में सब सेक्शन अलग अलग बातें करते हैं। अगर आपको बेसिक मालूम है तो लॉ का कोई भी सेक्शन भी आप रेंडमली पढ़ सकते हो। खैर, हम तो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेटवर्थ में क्या इंक्लूड होगा? अच्छा, नेटवर्थ में क्या इंक्लूड होगा ये कंपनीज एक्ट में बताया ही नहीं है। ये तो जो अकाउंट्स में आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था बचपन में 11th-12th में, वहां से उठा के बता रहा हूं मैं। इसमें पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है और रिजर्व्स आते हैं। दिशा का कोई फ्रेंड यहां हो तो उनको बता दो कि सबको आवाज आ रही है, सिर्फ उन्हीं को नहीं आ रही है, उनको एक पर्सनल मैसेज कोई ड्रॉप कर दो। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम ये देखो नीचे लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। वैसे चैप्टर के नाम से अपने कोई खास मतलब नहीं है, और क्या बोलते हैं कि सेक्शन के नाम से भी मतलब नहीं है। हमको एक बार जो है सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि प्रोविजन क्या है। सर, हम डिपॉजिट लेना चाहते हैं क्योंकि शेयर डिवेंचर तो ठीक है, हमको डिपॉजिट से भी पैसा लाना है। तो क्या आप एक प्राइवेट कंपनी है? हाँ, तो आप सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। क्या आप एक छोटी पब्लिक कंपनी है? हाँ, तो आप सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। क्या आप एक बड़ी पब्लिक कंपनी है? हाँ, तो आप न केवल मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं बल्कि आप पब्लिक एट लार्ज से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। सर, आपने बोला बड़ी बड़ी मतलब कितनी बड़ी? जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या जिसकी सेल 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो। कंप्लायंस ऑफ, अगर आप एलिजिबल कंपनी है तो आपको डिपॉजिट लेने के टाइम पे न केवल सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 को मानना पड़ेगा बल्कि सेक्शन 76 को भी मानना पड़ेगा, बल्कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं इस बारे में वो भी मानना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कंपनीज एक्ट में जगह जगह लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब कहां से लिखा है? रूल्स से। रूल्स किसने बनाए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लगभग हर सेक्शन के साथ में कोई ना कोई रूल जुड़ा होता है, क्योंकि सेक्शन में लिखा होता है क्या करें और रूल में लिखा होता है कैसे करें, डिटेल उसकी फर्दर। अगर आप एक छोटी पब्लिक कंपनी हो तो आपको 76 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस 73 सबसेक्शन 2 मानो, रूल्स मानो, फुल स्टॉप। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो आपको 73 सबसेक्शन 2 भी मानने की जरूरत नहीं है, बस रूल्स मानो, फुल स्टॉप। ओके, रेजोल्यूशन। कंपनीज एक्ट में हमने पहले भी डिस्कस करा कि कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। वो एक जगह हैं कि स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके परमिशन लेते हैं या फिर स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% से ज्यादा वोट फेवर में,
स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% या ज्यादा वोट फेवर में। मीटिंग बुलाते हैं तो सर ऑर्डनरी पास करें कि स्पेशल? वो तो कंपनीज एक्ट में लिखा है जगह जगह कि ये काम करना है ऑर्डनरी, ये काम करना है स्पेशल, इसके लिए ऑर्डनरी, इसके लिए स्पेशल। मीटिंग बुलाते हैं, शेयर होल्डर इकट्ठे होते हैं, वोट करते हैं, रेजोल्यूशन पास हो जाए तो ही वो काम कर सकते हैं। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। आरआईएल अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्या कर रहा है? रीस्ट्रक्चरिंग। वो एक नई कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम है रिलायंस O2C। रिलायंस की एक नई कंपनी बन रही है, रिलायंस O2C लिमिटेड, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उसके साथ में मर्जर कर रहे हैं। अब उसके लिए उनको मर्जर जब होता है तो कंपनी जेड का एक सेक्शन अपने सिलेबस के बाहर है, मर्जर का सेक्शन 230, जो बोलता है मर्जर करना है तो पहले शेयर होल्डर की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को याद आया कि यार स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कंपनी और रिलायंस O2C का क्या हो जाएगा? मर्जर। कोई नया काम नहीं हो रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो ऑयल बिजनेस को अलग कर देंगे, टेलीकॉम को अलग कर देंगे, बाकी को अलग कर देंगे, सब अलग अलग रख देंगे, सिस्टमैटिक जमा देंगे। उसके लिए आरआईएल और आरआईएल O2C का मर्जर हो रहा है। अब मेरे पास उस कंपनी के शेयर हैं तो मेरे पास भी नोटिस आया, ईमेल से नोटिस आ गया। भाई आजकल तो ईमेल से भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि फिजिकल भेजे जाए। और उन्होंने ये बोला कि भाई साहब आपको आने की जरूरत नहीं, पेंडेमिक सिचुएशन है, आप तो ई वोटिंग कर लो, घर बैठे वोट डाल दो। और साथ में मीटिंग भी फिजिकल नहीं कर रहे हैं ई वोटिंग तो ठीक है, मीटिंग भी ऑनलाइन, कि रिलायंस जियो मीट के प्लेटफॉर्म पे आ जाना, हम वहीं मिलेंगे, अपन वहीं आपस में बात कर लेंगे, वहीं मीटिंग हो जाएगी। आज उसकी वोट डालने की, ई वोट डालने की आज आखिरी डेट है 30 मार्च, और कल दोपहर को 2 बजे उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है इसी बात को लेके कि आरआईएल और इनका मर्जर किया जाए, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए। डालें वोट अपन अभी? वोट डाल के दिखाऊं? टाइम पास में आप कभी मना नहीं करते कि नहीं नॉलेज मिलेगा इससे, रियल लाइफ का टच मिलेगा, ऐसा कुछ होगा क्या? पक्का रियल लाइफ का टच मिलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है। नहीं सर आप तो नोट्स से पढ़ाओ, ये सब छोड़ो। पढ़ेंगे बेटा, नोट से भी पढ़ेंगे, बट ये भी, ये देखो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नोटिस आया, ईमेल आया भाई बड़ा भारी सारा, 27 फरवरी को ही आ गया था ये ईमेल। सर बहुत ही एडवांस में भेज दिया इन्होंने ईमेल। आप हाँ क्या सही है यार, कंपनी का काम है। ये ईमेल आया 27 फरवरी को investors.relations@ril.com से, और इसमें इन्होंने कंपनी का नाम, एड्रेस, ये वो सब दिया, और ये क्या बोल रहे हैं कि एक मीटिंग होने वाली है और वो मीटिंग होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस से, और वो मीटिंग तो बाद में होगी, कब होगी? 31 मार्च को दोपहर को 2 बजे। लेकिन या तो आप जब मीटिंग में रहो तभी ई वोट कर देना, या फिर आप अभी पहले से ई वोट कर सकते हो। और वो मीटिंग वाला वोट तो ठीक है, अभी जो वोटिंग लाइन खुली है वो देखो आप यहां पे, अभी जो वोटिंग लाइन खुली है वो 26 मार्च को सुबह 9 बजे खुली थी, और आज 30 मार्च को शाम को 5 बजे वोटिंग लाइन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और मेरे पास उसके 2 तरह के शेयर हैं, 200 शेयर हैं फुल्ली पेड, और मेरे पास 13 शेयर है पार्टली पेड। अब ये एक अलग ही किस्सा है पार्टली पेड शेयर का। आजकल पार्टली पेड शेयर बहुत रेयर हो गए, देखने को ही नहीं मिलते। बट अभी ये पेंडेमिक जब चल रहा था तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक राइट इश्यू लेके आई। राइट इश्यू मतलब अपने ही शेयर होल्डर को और शेयर देना। तो मेरे 200 शेयर होने की वजह से मुझे 13 शेयर ऑफर किए गए। मैंने हाथों हाथ सब्सक्राइब कर लिया, मैंने बोला नहीं नहीं ये नहीं चूक सकता मैं। और वो पार्टली पेड है अभी, अभी उन्होंने और पैसे मांगे नहीं, तो उन्होंने मांगे नहीं तो मैं क्यों दूंगा, मांगेंगे तो दूंगा। अब उन्होंने बोला कि भाई साहब ये दोनों के वोट आप डाल सकते हो, ये आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड वही है जो आपका पहले से है। तो ये वोटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वेबसाइट पर नहीं होने वाली है, ये वोटिंग एक थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे होगी, जो कि ई वोटिंग ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी है।
अरे आजकल हर काम एजेंसी से ही कराते ना, अपन खुद कहाँ करते। घर में शादी होती है तो ये थोड़ी कि मम्मी बैठ के खाना बना रही होता। पहले तो फिर भी हलवाई बुलाते थे, फिर लोग केटरिंग वाले बुलाने लग गए, अब तो इवेंट मैनेजर बुलाते हैं, एकदम ऊपर लेवल पे आ गए लोग। हलवाई से बात नहीं करते हैं, केटरिंग वाले से भी नहीं बात करते, अब तो इवेंट मैनेजर रख लेते हैं, वही सब कर देता है। ऐसे ही इन्होंने भी एक इवेंट मैनेजर रख लिया है जो ई वोटिंग करवा रहा है। उन्होंने उसकी वेबसाइट की लिंक भी दे दी हमको, ये evoting.kfintech.com पे बोले आप क्लिक करो और यहाँ जाके वोट डाल दो। ठीक है भाई साहब, ये आ गए हम evoting.kfintech.com पे आ गए। फिर बोलते हैं यहाँ यूजर आईडी डाल दो, तो ये हमने यूजर आईडी डाल दिया। फिर बोलते हैं यहाँ पासवर्ड डाल दो, तो हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड आ गया सर, पासवर्ड दिख गया आपका, डॉट 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 डॉट। हाँ बेटा सही बोला। फिर कैप्चा आ गया, ये तो बहुत ही सुंदर कैप्चा है, नहीं तो बाकी कैप्चा ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी यार। कैप्चा देख देख के ना ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती मेरे अंदर की, या तो मैं इसको मार डालूं या मैं मर जाऊं। यस बैंक में अब तो ठीक है, उन्होंने वेबसाइट रीडिजाइन कर ली। यस बैंक के कैप्चा इतने डिफिकल्ट आते थे कि कम से कम 3 बार गलत होते थे वो। मशीन तो क्या गलत पड़ेगी, इंसान ही नहीं पढ़ पा रहा उसको, ऐसा होते बिल्कुल कि, और उसमें भी केस सेंसिटिव, कैपिटल लेटर अलग, स्मॉल लेटर अलग, 3 3 बार 3 3 अटेम्प्ट लगते थे उसमें तो जाके लॉगिन होता था। मैंने बोला सीए में नहीं लगे अटेम्प्ट, तो यहां लगवा रहा है, हद हो गई यार। देखें ये कैप्चा सही है, 743739 सही है। ये अरे वाह 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 वाह, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव लॉग्ड इन, यू आर लॉग्ड इन एंड नाउ यू कैन वोट हियर। फिलहाल एक ही इवेंट का नाम आ रहा है क्योंकि फिलहाल एक ही वोटिंग अभी ऑन है, फुल्ली पेड पार्टली पेड। ये मैंने पार्टली पेड पे क्लिक करा, ये मैंने क्लिक करा सबमिट, और अब ये देखो सिंपल सा इसमें ये आ गया, दिस इज रिलायंस। यहां देखो इवेंट नंबर 5842, डाउनलोड करने का ऑप्शन है कि कंपनी पूरा नोटिस वगैरह डिटेल अगर देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर भी शॉर्ट में अगर आपको उसको पढ़ना है तो मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूं। और बेटा ये नोट्स में नहीं है, और एक बात बता दूं मैं, टू कंसिडर एंड अप्रूव द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब वही अमलगमेशन है, एंड इट्स शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स एंड रिलायंस O2C लिमिटेड एंड इट्स शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 230 to 232 अमलगमेशन के सेक्शंस हैं ये। और इसमें लिखा है कि अमलगमेशन करना है तो अपनी अपनी कंपनियों में पहले क्या पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। रीड विद द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स। अकेले सेक्शन 230 नहीं चलेगी, साथ में उसके साथ बने हुए रूल्स भी देखना पड़ेंगे, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये मुझे बोल रहे हैं कि 24 मार्च को जिसके पास शेयर थे ना, उनको वोट डालने का राइट है। 24 मार्च को मेरे पास थे, आज भी हैं। सर आपने 25 मार्च को भेज दिए होते तो क्या होता, तो भी राइट टू वोट मेरे ही पास होता। इसमें ऐसे ही चलता है, कट ऑफ डेट पे आपके पास शेयर था, आप वोट डालो। आप उस डेट के बाद बेच भी दो शेयर तो कोई दिक्कत नहीं। उस दिन जिस दिन उन्होंने ये नोटिस के लिए आपको डिसाइड करा कि इस दिन जिसके पास शेयर होंगे वो वोट डालेगा, फिर वही वोट डालेगा यहां पर। अब देखो यहां नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड टिल 24 कट ऑफ डेट। अगर मैं यहां फॉर पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पूरे 13 शेयर का वोट किस में डल जाएगा, फेवर में। अगर मैं अगेंस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा पूरा वोट कहां डल जाएगा, अगेंस्ट में। और मजे की बात, ये फॉर और अगेंस्ट छोड़ो, मैंने ये डिसाइड करा, इसको ये अगेंस्ट पे से भी चेक मार्क हटा देता हूं। मैंने डिसाइड करा कि मैं तो ना 13 में से 10 ही वोट डालूंगा यार, मेरे ज्योतिष ने बोला है 13 अच्छा नंबर नहीं है, इसमें जो काम करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरी इच्छा भाई, मेरे को मेरा पूरा वोट नहीं डालना है, इट्स माय चॉइस। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता हो, क्योंकि उसमें तो एक ही वोट डालते हो ना, और यहाँ जितने शेयर है उस प्रपोर्शन में वोट पड़ता है। मेरे को ना 10 ही शेयर का वोट डालना भाई साहब। ये मैंने 10 लिख दिया फॉर में, अगेंस्ट में कुछ नहीं लिखा, और इसको सबमिट कर दिया। अब ये मेरे से पूछ रहा है, अरे महाजन साहब आर यू श्योर, पूछ रहा, देखो
Are you are you are you sure to submit your vote? Once submitted, you will not be able to make any change. अरे हमको कोई चेंज नहीं करना है. आई एम वेरी श्योर. ओके. Vote registered successfully. Thank you for participating in online voting. Okay. Done. ये वोट यहां पर मैंने कास्ट कर दिया. अब कल दोपहर को 2 बजे इनकी मीटिंग होगी जिसमें मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकता हूं. अगर मीटिंग में मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ बोलना है तो मुझे पहले से रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन अपने आप को कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा या बोलूंगा. व्हाटएवर. ये देखो, वेब लिंक टू अटेंड द मीटिंग. जियो मीट का इन्होंने एक लिंक दे दिया. इसको मैं क्लिक करता हूं तो मैं मीटिंग के दरवाजे पे पहुंच जाऊंगा. अंदर नहीं जाने देंगे अभी. देखो, NCLT convened meeting of equity shareholders. NCLT stands for National Company Law Tribunal. और March 31st 2021 starts at 2 PM. 1 दिन 3 घंटे 13 मिनट 54 सेकंड मीटिंग में बचे हैं. इसका काउंटर चल रहा है. एंटर द मीटिंग. चलो, मैंने बोला मीटिंग के अंदर जाएं. मीटिंग नॉट येट स्टार्टेड. प्लीज वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग. हालांकि लॉगिन मैं कर सकता हूं पर अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो लॉगिन करके कोई सेंस होगा नहीं. ठीक है. इस तरह से बेटा काम होता है कंपनीज में कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वगैरह पास करके और अपना काम करते हो. चलो, तो मैंने आपको एक रियल लाइफ का फील दिया. अब हम सर बच्चे हुए 3 वोट अभी है अपने पास, बाद में डाल देंगे वापस. उसमें क्या होगा, अपनी इच्छा है. हाँ, तो बेटा ये हम लिख लिया आपने, साथ साथ में लिखते चल रहे हैं. जो बच्चे आज से नए आए उनको मैं बता देता हूं बेटा, आपको साथ साथ में जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूं जो स्लाइड पे अपीयर हो रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको भी नोट करते चलना है. इट इज कंपल्सरी. ऐसा करना ही है आपको. रेजोल्यूशन. एलिजिबल कंपनी हो तो आपको डिपॉजिट लेने से पहले कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? स्पेशल. यानी अपने शेयर होल्डर से पूछ लो कि भाई साहब मैं पब्लिक से या मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहता हूं तो ले लूं क्या? और वो कह दे कि हाँ ले लो, तो फिर आप डिपॉजिट लेने की प्रोसेस शुरू कर सकते हो. अगर आप छोटी पब्लिक कंपनी हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, तब भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो. अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, तब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो. सर, तो सर ये बीच की टेबल से कैसे करें? बीच की टेबल मतलब बेटा ये टेबल है, इसको नोट करो. कॉपी बनाओ एक अलग कंपनी लॉ की, उसमें लोग नोट करते जाओ. जब पीछे का पढ़ोगे तब उसको अलग नोट कर लेना. अरे बेटा, तो अभी ज्वाइन करा तो इसको लिखने में कोई आपत्ति थोड़ी है. तो सर आगे पेज छोड़ के लिखें क्या? नहीं नहीं बेटा, पहले पेज से ही लिख लो. तीसरे पेज पे पहुंच चुके हो तो तीसरे से लिख लो. जब पिछला वाला पढ़ोगे तब वो बाद में लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्रेडिट रेटिंग. आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी क्या? तो अगर आप एलिजिबल कंपनी हो तो हाँ करवानी पड़ेगी, बाकी कंपनियों को नहीं करवानी पड़ेगी. क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एक्चुअली, बट जैसे ऑडिट होता है ना, ऑडिटर ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट देता है, ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती है और अपनी रिपोर्ट देती है. कभी आपने सुना हो जैसे स्कूल में ग्रेड मिलती थी ना, ऐसे यहाँ ग्रेड मिल जाती कि हम डिपॉजिट लेना चाहते हैं हमारी रेटिंग कर दो, या हम डिवेंचर इशू करना चाहते हैं हमारी रेटिंग कर दो. तो आपको अगर AAA रेटिंग मिल गई मतलब आप बेस्ट कंपनी हो, लोगों का पैसा नहीं डूबेगा. फिर उससे नीचे AA, फिर सिंगल A, फिर BBB, BB, सिंगल B,
फिर सी, फिर डी। डी रेटिंग मतलब डिफॉल्टर, इसमें पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, डूब जाएगा। और ट्रिपल ए मतलब बेस्ट कंपनी है, इसमें ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल चांस है कि लोगों का पैसा डूब जाएगा। जो भी लोग लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उन सबको यहाँ पर ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग अगर मिल जाए, मतलब जो भी अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिल जाए तो लोग बड़ी खुशी से आपको पैसा दे देंगे। और खराब क्रेडिट रेटिंग मिले तो लोग आपको पैसा देने से डरेंगे। तो सर खराब क्रेडिट रेटिंग वाले फिर पैसे कैसे लेते होंगे? वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। वो इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं कि अरे बाकी लोग 8% दे रहे हैं, हम आपको 10% देंगे। तो फिर आदमी कहता है ठीक है, अब मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ और मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, फैंटास्टिक, मुझे दिक्कत नहीं है रिस्क लेने से, तो वो पैसा फिर भी जमा करेगा। क्रेडिट रेटिंग कराना बेटा बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मतलब ऑडिट करवाना मुश्किल काम है बहुत ही। आप पूछो बिजनेसमैन से, अरे बोले यार ये ऑडिटर तो बहुत पेपर्स मांगता है यार। ऑडिट कराना उनको मुश्किल लगता है, क्रेडिट रेटिंग कराना उससे 10 गुना मुश्किल है। मतलब छोटी मोटी कंपनियों के तो बस की बात ही नहीं है कि वो क्रेडिट रेटिंग करवा ले। लिमिट, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। रिस्क है तो इश्क है, हाँ ये तो है। लिमिट है भाई, जैसे इक्विटी शेयर की कोई लिमिट नहीं है, तुम जितने चाहो इश्यू कर दो, लोग ले सकते हैं। लेकिन डिपॉजिट की लिमिट है। अगर आप मेंबर्स से डिपॉजिट ले रहे हैं तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व P&L, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए जाते हैं तो वो पैसा कहां क्रेडिट होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका 10% जितना आप डिपॉजिट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसको पहले नोट करो। और अदर्स मतलब अगर आप किसी और से डिपॉजिट ले रहे हैं, अदर्स मतलब पब्लिक एट लार्ज हो जाएगा यहां पे अदर्स का मतलब। जैसे मान लीजिए आपकी पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ रुपए, फ्री रिजर्व्स हैं 100 करोड़, कितना हो गया? 200। और मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम भी 100 करोड़ है, कितना हो गया? 300 करोड़। तो 300 करोड़ का 10% कितना हुआ? 30 करोड़। अपने मेंबर से आप ज्यादा से ज्यादा कितना डिपॉजिट ले पाएंगे? 30 करोड़ रुपए का डिपॉजिट ले पाएंगे। और पब्लिक से फिर 300 करोड़ का कितना परसेंट? 25%, यानी कितना हो गया? 75 करोड़ का और ले पाएंगे एक्स्ट्रा। 30 तो एक ले सकते हो, 75 एक ले सकते हो, मतलब दोनों मिला के देखो तो 35% तक आप ले सकते हो। पर ये ऐसा इंटरचेंज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? खासतौर से पब्लिक से तो 25% से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते। मेंबर्स से आप ज्यादा ले लो, उतना पब्लिक से कम ले लो, वो चलेगा कि सर मैं मेंबर से ही ले लूं क्या 35% पूरा, तो वो एक बार एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप बोलो मैं पब्लिक से ही पूरा 35% ले लूं क्या, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। पब्लिक से तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले पाओगे? 25, और 10 किससे ले लो फिर? मेंबर। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो फिर वहां ये 25 और 10 का ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है। वहां पे सीधे सीधे क्या बोल दिया गया है? 35% बता दिया गया है सीधे। एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी, जहां वो मेंबर से ले चाहे पब्लिक से ले,
सब मिला के कितना ले सकती है? 35। उसका कोई इंटरनल ब्रेकअप नहीं है। हिमांशु पूछ रहा है डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली लोगों ने आपको डिपॉजिट दिया ही इसलिए कि उनको ब्याज कमाने को मिले। तन्वी को एफआर और एसपी का फुल फॉर्म नहीं आया। तन्वी का कोई फ्रेंड हो ऑनलाइन तो उसकी मदद करो। फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 बार बोला बेटा, थोड़ा ध्यान दो क्लास में। गवर्नमेंट कंपनी को छूट है, वो पूरा 35 पब्लिक से ले ले, पूरा 35 मेंबर से ले ले, आधा आधा ले ले, जैसा मन पड़े। लेकिन बाकी कंपनियों को क्या बोल दिया है कि पब्लिक से 25 से ज्यादा नहीं लोगे, और चाहिए तो मेंबर से 10 ले लो। मेंबर से ज्यादा ले लो, पब्लिक से कम ले लो, वो चलेगा, बट पब्लिक से ज्यादा लेके मेंबर से कम लो, वो नहीं चलेगा। अच्छा, अदर पब्लिक कंपनी, इसमें इसमें ब्रेकअप पता है क्यों नहीं अवेलेबल है? इसमें क्यों नहीं बताया पब्लिक से कितना, मेंबर से कितना? क्योंकि ये पब्लिक से ले ही नहीं सकते, ये सिर्फ किससे ले सकते हैं? मेंबर्स। सर इस बात की क्या गारंटी कि पब्लिक का पैसा नहीं डूबेगा? बेटा गारंटी फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न रखें। गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। अपने पैसे को इतना ही गारंटेड रखना चाहते हो तो खर्च कर दो, बाकी तो कहीं भी रखोगे पैसा डूब जाएगा। तो घर में कैश रखूंगा, अब बताओ कैसे डूबेगा? डकैती। अदर पब्लिक कंपनी सिर्फ मेंबर से लेगी, और वो कितना ले सकती? मैक्सिमम 35%। प्राइवेट कंपनियों पे सरकार खास मेहरबान हो गई। कह रहे ये बेचारी छोटी प्यारी सी नन्ही मुन्नी प्राइवेट कंपनी 100%। इस स्लाइड का टॉप पोर्शन शो कर दो, जो आपको दिख रहा है ना बेटा, वही टॉप है, उसके ऊपर और कोई टॉप नहीं है। अब उसका टाइटल मैंने नीचे लिख दिया है ऊपर लिखने की जगह, बस ये फर्क है। तन्वी को एफआर अभी भी नहीं समझ में आया बेटा। तन्वी, एफआर मतलब फ्री रिजर्व्स। एफ फॉर फ्री, आर फॉर रिजर्व्स। और बेटा तन्वी, एस फॉर सिक्योरिटी, पी फॉर प्रीमियम। ये 2-4 बच्चे ना मजे लेने पे उतर आए हैं, अभी इनको बताता हूं मैं जरा। सर ये प्राइवेट, इसके पीछे ना बहुत लंबी कहानी है। जब कंपनीज एक्ट 1956 था ना, तो प्राइवेट कंपनियों पे तो ये मानो कि कोई रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं। क्योंकि पता है प्राइवेट कंपनियों को तो ये बोल दिया था कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले तो उसको तो डिपॉजिट मानेंगे ही नहीं, वो डिपॉजिट ही नहीं है, वो तो है बस ले लिया, लोन है वो तो सिंपल। तो कोई लिमिट ही नहीं थी, क्योंकि वो तो डिपॉजिट ही नहीं मानते थे उसको, मेंबर से पैसा ले लो तो। बल्कि प्राइवेट कंपनियां क्या करती कि बाजार में किसी से भी पैसा लेना हो, एक बंदे से आपको 20 करोड़ की हुंडी चिट्ठी का लोन लेना है, उसको एक शेयर अलॉट कर दो 10 रुपए वाला, ये बन गया मेंबर, फिर उससे 20 करोड़ का लोन ले लो, डिपॉजिट तो है ही नहीं है। 1956 वाले एक्ट में प्राइवेट कंपनियों को ये मानो बहुत ही खुली छूट थी। फिर 2013 वाला जब एक्ट आया ना, तो पसीने छूट गए सारे प्राइवेट कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज के, कि अब क्लाइंट को ये मैनेज करके कैसे देंगे। क्लाइंट के पेड अप कैपिटल 1 लाख, फ्री रिजर्व 0, सिक्योरिटी प्रीमियम 0, और जो डिपॉजिट ले रखे थे मेंबर से उसको तो पहले डिपॉजिट मानते ही नहीं थे वो कितने? 300 लाख, 3 करोड़। पेड अप कैपिटल कितनी? 1 लाख। अरे 100% आपको लग रहा है कि बड़ी भारी छूट दे दी, तो 1 लाख के सामने कितना ले पाते? 1 लाख। ये तो 3 करोड़ लेके बैठे हुए थे। अरे बहुत 35% लाई सरकार, बड़ी उठा पटक मच गई।
हाय तौबा मच गई, हाय 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 हो गया सब जगह। फिर सरकार ने इसको 100% कर दिया। फिर सरकार ने एक दो रिलैक्सेशन और भी दिए बाद में, पर फिर भी शिकंजा अल्टीमेटली तो कसे रखा। पहले प्राइवेट कंपनी में खूब मजे चल रहे थे, अब ये सब संभव नहीं। 100% पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा डिपॉजिट आप नहीं ले सकते, वो भी सिर्फ मेंबर की बात चल रही है। डिपॉजिट से सर वोटिंग तो अफेक्ट होती ही नहीं है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास कर रहे हैं? अगर आपकी कंपनी डिपॉजिट ले रही है तो कहीं ना कहीं टाइम कितने बजे तक का? तुम हलचल क्यों मचा रहे हो क्लास में? 12 कि 12:15? 11:15 है ना? कितने बच्चे बोल रहे हैं 11:15 है? कितने बोल रहे हैं नहीं 11 तक ही है? कौन बोल रहा है 11 तक है? जरा हाथ उठाना। कौन है कौन? ये कौन है? झूठ है। हाँ बेटा। अब बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन शायद इसलिए पास करने को बोला है, देखो लॉ में ना हर चीज में अपन क्यों नहीं पूछ सकते, बिकॉज लॉ इज लॉजिक, एंड व्हाट वाज द लॉजिक दैट वी डोंट नो। सिंपल सी बात है कि आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हो तो कम से कम मालिक लोगों से तो पूछ लो कि हम ये बड़ा काम करने के लिए चले। सोचो अभी जिसने भी ये डाउट पूछा, आप मार्केट से अभी 50 लाख रुपए का लोन लेने निकल जाओ, आप पापा मम्मी को बताना जरूरी समझोगे? सर अव्वल तो हमको कोई देगा नहीं, अरे वो सब छोड़ो, नहीं देगा वो बाद में देखेंगे, बट किसी ने लालच दिया कि तुम तो आ जाना हम दे देंगे, ऐसा कुछ फॉर्म वॉर्म भरवा के पापा मम्मी को बताना जरूरी समझोगे बाजार से लोन उठाने के पहले आप? यस और नो? फॉर श्योर। बताना नहीं है बल्कि उनसे पूछना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बात आप उनसे पूछते हो, बताते हो, क्योंकि दे आर कंसर्न अबाउट यू, दे आर इन्वेस्टर इन यू, यू आर अ कंपनी, दे आर 100% शेयर होल्डर्स इन योर कंपनी। उन्होंने पैसा लगाया है पिछले 18 सालों में ढेर सारा इस कंपनी के डेवलपमेंट के ऊपर कि ये कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड देगी, पर मालूम पड़ा कंपनी का तो टेक ओवर कोई और ही कर गया, और डिविडेंड तो छोड़ो, मतलब वाइंडिंग अप के खर्चे माता पिता को उठाने पड़ रहे हैं। वैसा मत करना बेटा। तो बेटा अब ये क्यों क्यों का मतलब इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, तो उनसे तो पूछ लें तो अच्छा रहता है यार। अब देखो सेक्शन 73 फॉलो करना है, ये बोल तो दिया हमने। 73 सबसेक्शन 2 पब्लिक कंपनी को करना है, प्राइवेट कंपनी को नहीं करना है। तो 73 सबसेक्शन 2 जो है वो बोलता है कि अगर आप को डिपॉजिट लेना है, जैसे मेंबर से डिपॉजिट लेना है, ठीक है, तो कैसे लें? मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो सर्क्यूलर इशू करना पड़ेगा सारे मेंबर्स को कि भाई आप लोगों ने हम पे विश्वास करा, हमारी कंपनी में शेयर खरीदे, हम चाहते हैं कि आप हमको डिपॉजिट भी दें, हम आपको अच्छा ब्याज देंगे। तो आप एक सर्क्यूलर इशू करो ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आप डिपॉजिट चाहते हो। बताओगे तभी तो माल बिकेगा आपका, बिना बताए कैसे बिक जाएगा? सर्क्यूलर टू मेंबर्स। सर इस सर्क्यूलर में क्या लिखेंगे हम? मेंबर्स को जो सर्क्यूलर भेजेंगे उसमें कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी कि हमारी बैलेंस शीट कैसी है, हमारा P&L कैसा है, हमारा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। कंपनी अपनी हिस्ट्री बताएगी कि कंपनी ने इतनी सेल करी, इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये बैलेंस शीट है, इतनी एसेट है, इतनी लाइबिलिटी है, झन्नाट जबरदस्त काम चल रहा है हमारा। अच्छा बताओगे तो लोग पैसा देंगे कि खराब देख के पैसा देंगे? अच्छा देख के देंगे। अगर आपने पहले ही कुछ लोगों से डिपॉजिट ले रखे हैं तो ऑलरेडी कितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स हैं वो बताइए, पुराना कितना डिपॉजिट ले चुके हैं, कितने रुपए का, वो बताइए, एटसेट्रा बताता है कि इसके अलावा बहुत कुछ बताइए, पर आपको फिलहाल वो बताने की जरूरत नहीं है। ये जो सर्कुलर आप मेंबर को देने वाले हैं ना, पहले आरओसी को देना पड़ेगा। आरओसी स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या पूरे देश में एक ही आरओसी है?
या लगभग हर स्टेट का एक आरओसी है? लगभग हर स्टेट में अपना एक आरओसी है। डिपॉजिटर्स के नाम की भी जरूरत नहीं है ना सर? तो आप अपने आरओसी को पहले ये सर्कुलर की कॉपी दो, और जब आरओसी को कॉपी दे दो उसके बाद विद इन 30 डेज आपको इसको किसको इशू कर देना चाहिए? मेंबर्स को। यानी आरओसी को दिए बिना, मैं आपने आरओसी तो श्री गणेश भगवान है, शुभ कार्यों की शुरुआत उनके साथ ही होती है। तो पहले हम आरओसी को एक सर्कुलर चढ़ाएंगे, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ये सर्कुलर किसको भेज देंगे? मेंबर्स को भेज देंगे। फिर आपको एक डिपॉजिट रीपेमेंट फंड बनाना पड़ेगा बेटा, डीआरएफ, डिपॉजिट रीपेमेंट फंड। यार ये ना एक मुश्किल कंडीशन है, जरा रियल लाइफ के एंगल से सोच के देखोगे ना आप तो ये दिक्कत है। 20% ऑफ द डिपॉजिट्स मेच्योरिंग इन करंट फाइनेंशियल ईयर। डिपॉजिट लेते ही आप मैक्सिमम 2-3 साल के लिए हो, 1 साल के लिए हो, और बोल रहे हैं कि जितने डिपॉजिट आने वाले 1 साल में मेच्योर होने वाले हैं उसका 20% जितना अमाउंट तो निकाल के अलग ही रख दो आप। अरे जैसे बैंकों में सीआरआर एसएलआर होता है ना, ऐसे यहां इनको डीआरएफ बनाना है। यार ये बहुत टफ कंडीशन है देखा जाए तो। मैं पब्लिक से 100 करोड़ के डिपॉजिट लाया 1 साल के लिए, सरकार बोल रही है एक मिनट रुक जा, ये 100 करोड़ यूज कर रहा है पागल, 20 अलग निकाल के रख दे, 20 अलग निकाल के रख दे ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। क्या सारे डिपॉजिट एक ही दिन मैच्योर हो जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, बैंक में एफडी एक ही दिन होती है कि कभी भी हो सकती है? थ्रू आउट द ईयर बैंक में एफडीज होती रहती है। अब थ्रू आउट द ईयर एफडी होंगी तो थ्रू आउट द ईयर मैच्योर भी होती रहेंगी। बस यही कहानी कंपनी की भी है, पूरे साल भर कंपनी डिपॉजिट लेती रहती है, इसलिए पूरे साल भर डिपॉजिट मैच्योर भी होते रहते हैं। अब आने वाले 1 साल में जो डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं उसका 20% अमाउंट आप अलग निकाल के रख दो, ताकि एकदम से आपका हाथ तंग ना हो जाए और कहीं आप डिपॉजिटर के रीपेमेंट में डिफॉल्ट ना कर दें। तो 100 करोड़ लाओ तो 20 करोड़ तो अलग ही रख दो, ब्याज पूरे 100 करोड़ का चुकाना पड़ेगा, काम में ले पाओगे 80 करोड़। सस्ता पड़ेगा पैसा कि महंगा पड़ेगा? हेलो, अरे ऑनलाइन वालों, सस्ता पड़ेगा कि महंगा? ऑफलाइन वाले तो सो रहे हैं इसलिए ऑनलाइन वालों से पूछा मैंने। ऑफलाइन वालों, अरे जाग रहे हैं, जाग रहे महंगा। सर मेरे को इससे अच्छा तो मेरे को लेना ही नहीं। फिर वेरी नाइस, मत लो। तो फिर तो बढ़िया है। सर ये इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? मिसयूज हो सकता है ना। बैंक एफडी लेता है तो बैंक पे तो कड़े पहरे हैं, वो कंपनियां ऐसे एफडी ले लेके और रातों रात गायब हो जाए। 21 दिन में पैसे डबल वाली एफडी ले, 3 दिन बाद ताला लगा के भाग जाए। इसलिए इतना कंट्रोल करना जरूरी है बेटा। डिपॉजिट ना बेटा मैक्सिमम 3 साल के लिए लिए जा सकते हैं, मैक्सिमम, पढ़ेंगे हम आगे। और यूजुअली 1 साल के लिए लेती है कंपनियां, यूजुअली 1 साल के लिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस ये अब करवाना जरूरी नहीं है, इससे सरकार ने बाद में छुटकारा दे दिया। पहले ये भी कंपलसरी करा था कि तुम डिपॉजिट ले रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंश्योरेंस कराओ कि अगर तुमने डिपॉजिट चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी ये डिपॉजिट चुकाएगी। और तो फिर सर इसका प्रीमियम भरो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, वो तो प्रीमियम भरना, इसीलिए सरकार ने इसको हटा दिया। सारे बैंकों ने अपने डिपॉजिट का इंश्योरेंस करा रखा है, और इंश्योरेंस करने वाली कंपनी का नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने कभी सुना है कि बैंक में रखे हुए पैसे 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है? कभी सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट अगर डूबता है तो DICGC मतलब सरकार की एक शाखा है, वो आपको पैसे देगी। सर मेरी 20 लाख की एफडी थी, बैंक डूब गया, 5 लाख ले ले मजे कर, बाकी मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो जय श्री राम। तो यहां ये
बैंकों ने तो इंश्योरेंस करा रखा है क्योंकि उनके लिए कंपलसरी, पहले 1 लाख था, अभी लास्ट ईयर उसको कितना कर दिया, 5 लाख पर पर्सन। हाँ हाँ, सेविंग अकाउंट में भी। लेकिन यहां इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हट गई, नहीं तो कंपनियों के लिए मुसीबत हो जाती। इंश्योरेंस प्रीमियम तो, अरे सर इससे अच्छा बैंक से लोन ले लूंगा यार, ना तो कोई लोन की लिमिट होगी 25% 35%, ना मेरे को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ना आरओसी में सर्क्यूलर देना पड़ेगा, ना डीआरआर बनाना पड़ेगा, ना डीआरएफ बनाना पड़ेगा, और ना मेरे को इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो मैं बैंक से लोन ले लूं यार इससे अच्छा, तो हाँ तो ले लो, पर वो महंगा मिलता है। डिपॉजिट डायरेक्ट पब्लिक से लेते हो तो सस्ता पड़ता है। अरे बैंक भी पब्लिक से 6% पे पैसा लेती है, फिर आपको 10-12% पे लोन देती है। आप पब्लिक के पास सीधे पहुंच जाओ 8% ब्याज पे, तो पब्लिक भी बोले कि 6 की जगह 8 मिल रहा है, और आप भी बोलो कि 10-12 की जगह कितना लग रहा है, 8 लग रहा है। तो बीच में से एक दलाल हट गया ना बैंक नाम का, और सीधे सीधे पैसा यूज करो। पर यार बैंक पे तो पहरेदारी है, इसलिए आप पे भी पहरेदारी होना जरूरी है। कसम खाओ कि पिछले 5 साल में हमने डिपॉजिटर्स से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। सर ऐसे तो अलग अलग बैंक में 5-5 लाख की एफडी करा दो, पैसे सेफ। हाँ बेटा कराओ ना, बिल्कुल कराओ। तो आपके पास जो 1 करोड़ रुपए है सत्यम, 20 बैंकों में करा दो 5-5 लाख। बल्कि अगर आपके 5 फैमिली मेंबर है तो पांचों फैमिली मेंबर की 20 बैंक में 5-5 लाख की एफडी कर दो। तो ऐसे करके आपके 5 करोड़ रुपए भी सेफ हो जाएंगे। सर डीआरएफ की सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ बेटा, डीआरएफ का पैसा आप लगा सकते हैं कहीं पे, लेकिन वो सेफ होना चाहिए। बेटा आप तुम ना डीआईसी जीसी की कवर मत खोदो, वो 5 लाख को लेके और पढ़ना है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और डीआईसी जीसी एक्ट पढ़ो। सिक्योरिटी, सर मान लो हम डिफॉल्टर थे तो क्या कहना है, मतलब अगर तुमने एक बार डिपॉजिट लिया था और उसको चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया था और वो डिफॉल्ट आज तक जिंदा है, तो तुम डिपॉजिट ले ही नहीं सकते। पर तुमने एक बार डिपॉजिट लिया था, फिर 3 साल लोगों को सताया, फिर रुला रुला के परेशान कर करके उनके पैसे वापस करे, एंड यू रेमेडीड द डिफॉल्ट, यानी कि आपने उस गलती को सुधार लिया था। सुधारने के बाद 5 साल तक तुम डिपॉजिट नहीं ले सकते। 5 साल तक सुधरे हुए रहो, फिर डिपॉजिट ले पाओगे। इससे अच्छा तो डिफॉल्टर ही मत बनो। डिपॉजिट आप सिक्योर्ड भी ले सकते हो और अनसिक्योर्ड भी। मोस्टली प्रैक्टिकली डिपॉजिट अनसिक्योर्ड होते हैं। अरे बैंक में एफडी करो तो बैंक कोई सिक्योरिटी थोड़ी देता है आपको, ऐसे कंपनियां भी एफडी करो तो सिक्योरिटी नहीं देती है। सिक्योर्ड डिपॉजिट ले सकते हो आप, और अनसिक्योर्ड भी ले सकते हो। अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट ले रहे हो कि हम अपनी बिल्डिंग गिरवी रख देंगे, तो भाई डिपॉजिट लेने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर बिल्डिंग गिरवी रखो। फिर अगर ये सिक्योर्ड है तो यू शुड क्रिएट चार्ज इन 30 डेज। और अगर ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ले रहे हो तो चिल्ला चिल्ला के कहो सब जगह, ढिंडोरा पीटो, छुपाओ मत इस बात को। क्या कहो कि डिपॉजिट कैसा है, अनसिक्योर्ड। वंश कह रहा है सर इससे अच्छा तो लो ही मत। इसलिए तो बेटा जो लोग थोड़ा साइजेबल बिजनेस करते हैं ना, वो इस सब में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना कंप्लायंस करना मुश्किल नहीं होता है। छोटा मोटा डिपॉजिट लेने वाला तो कंप्लायंस से ही थक जाएगा, बट जिसका करोड़ों का खेल चल रहा है वो ये सब कर लेता है मैनेज, उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। सर गिरवी तो तब रखेंगे जब डिफॉल्ट हुआ। अरे नहीं बेटा, पहले गिरवी रखते हैं, फिर लोन लेते हैं, फिर डिफॉल्ट होता है तो गिरवी रखा हुआ जब्त हो जाता है। अगर आप गोल्ड लोन लेने जाओ तो भैया लोन दे दो, जिस दिन पैसे नहीं दूंगा गोल्ड ला के दे दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। गोल्ड पहले दो तो लोन बाद में मिलता है। यहाँ तो फिर भी 30 दिन का टाइम दे रहे हैं कि पैसा लेने के बाद 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएट कर दो। चार्ज क्रिएट करना मतलब जो गिरवी रखा है वो गिरवी रख देना। चार्ज क्रिएट करना मतलब जो आपने प्रॉमिस करा था वो पूरा करना कि हाँ ये एसेट है।
ठीक है बेटा, ये हमने बात करी कि डिपॉजिट नाम का भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फाउंडेशन तक आप जानते थे कि शेयर और डिवेंचर नाम का सोर्स है। अब इंटर में आके आपको मालूम पड़ा कि डिपॉजिट भी एक सोर्स है, मगर काफी शर्तों के साथ। बाकी कल देखते हैं। लास्ट स्लाइड देखना है, देख लो। 1 क्वेश्चन ए डे कल डिस्कस करेंगे बेटा, आप लिखते रहो। प्राइवेट प्लेसमेंट वाला कल पूछना बेटा। पॉइंट नंबर 3, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि 100 रुपए के डिपॉजिट इस साल मैच्योर होने वाले हैं, तो 20 रुपए अलग निकाल के साल की शुरुआत से ही रख दो। इस लेक्चर की रिकवरी क्यों चाहिए? आप तो लेक्चर के अंदर ही हो। रिकवरी के लिए हर्षित भैया को कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।